आज के व्याख्यान में हम आलोचना की विशेषताओं को समझेंगे। इससे पहले जो वीडियो बना उसमें मैं आपको आलोचना का अर्थ, परिभाषा एवं आलोचना के भेद बता चुकी हूँ। तो आज हम पढ़ेंगे आलोचना की विशेषताएं। पहला है साहित्य की व्याख्या। कि आलोचना की ऐसी क्या विशेषता है कि उसकी आवश्यकता पड़ती है। तो पहला है साहित्य की व्याख्या, क्योंकि आलोचना का एक रूप व्याख्या को ही उद्देश्य मानकर चलता है। आलोचना में किसी भी कृति की व्याख्या की जाती है कि उसके गुण और दोष क्या हैं। तो इसमें क्या होता है कि साहित्य की ही व्याख्या की जाती है। तो इसी कारण इसे व्याख्यात्मक आलोचना भी नाम दिया जाता है। और साहित्य की जो रचना है उसका जो सामाजिक उद्देश्य है वह यही है कि रचना के जो प्रकाशित होने पर समाज में उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, या समाज जब उसे पढ़ेगा तो उसका क्या प्रभाव दिखेगा। जब किसी सत्य को स्वीकृति मिलती है तो इस बात की अपेक्षा भी होती है कि साहित्यिक रचनाओं के साथ साथ ऐसी रचनाएं भी प्रस्तुत की जाएं जो उनके स्वरूप का तथा विविध पक्षों का स्पष्टीकरण करें, जो एक सामान्य व्यक्ति के लिए कठिन होता है। कारण यह है कि सभी पाठक उस कृति को, उस रचना को पढ़ते हैं, लेकिन जो बोधगम्यता को समझे वह कम ही पाठक होते हैं। तो ये सारे साहित्य के जो विशिष्ट रूप हैं, पक्षों को बिना किसी सहायता के समझ नहीं सकते। तो व्याख्यात्मक आलोचना के जो मूल में है वो यही है कि साहित्य की सामाजिक उपयोगिता की भावना के अंदर है। क्यों? क्योंकि किसी भी रचना का उद्देश्य कुछ न कुछ होता है, अर्थात किसी भी रचना का कोई न कोई उद्देश्य होता है। निष्प्रयोजन कोई भी रचना नहीं होती है। तो क्योंकि जो रचना निष्प्रयोजन होगी, बिना उद्देश्य के होगी, उसमें कोई भी अपना समय और श्रम नहीं गंवाएगा। तो इसलिए प्रत्येक कृति की या प्रत्येक रचना का कोई न कोई उद्देश्य होता है। तो साहित्य की व्याख्या आलोचना में की जाती है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जिज्ञासा मनुष्य की एक प्रवृत्ति होती है, और जब कोई व्यक्ति जिज्ञासा करता है तो उसका संतुष्टिकरण या उसको तुष्ट करना ही ज्ञान विज्ञान को आगे बढ़ाना होता है। तो यहाँ यह स्पष्ट हो जाता है कि किसी विशिष्ट ज्ञान को जानने के लिए, ज्ञान की जिज्ञासा को रखने के लिए, उसकी शांति के लिए या उसकी संतुष्टि के लिए व्याख्यात्मक आलोचना एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। अर्थात ये आलोचना का एक महत्वपूर्ण एक विशेषता है कि ये साहित्य की व्याख्या करती है। दूसरा है साहित्य का मूल्यांकन। जिस प्रकार व्याख्यात्मक आलोचना का उद्देश्य उसकी व्याख्या करना होता है, ठीक उसी तरह जो निर्णयात्मक आलोचना होती है कि किसी भी कृति को पढ़ने से आप क्या निर्णय लेते हैं, आपको क्या अनुभव होता है, तो आप उसको फिर अपनी बातों को या अपने तथ्यों को रखते हैं। तो निर्णयात्मक आलोचना का जो उद्देश्य है वह भी क्या है? साहित्य का मूल्यांकन है। और साहित्य के मूल्यांकन के लिए यही आवश्यक है कि उसमें मूल्यांकन की कसौटी हो। अलग अलग युगों में अलग अलग काव्य शास्त्रियों ने भी अपने अपने ढंग से इस कसौटी को प्रस्तुत किया है और इस कसौटी को प्रस्तुत करने का प्रयास भी किया है। इसलिए जब मूल्यांकन का सवाल उठता है तो सबसे पहली समस्या हमारे सामने आती है कि वह साहित्य विषयक सिद्धांत का चयन करें। तो सबसे पहले ये समस्या आती है कि साहित्य से संबंधित विषय के जो सिद्धांत हैं या आलोचना के जो सिद्धांत हैं, किस सिद्धांत का चयन किया जाए। और इस चयन के आधार पर ही जो सामाजिक परिस्थितियां हैं या जो आलोचक की रुचि है, तो उसके अनुसार ही उस रचना का मूल्यांकन हो। साहित्य जहां एक वो समाज को प्रभावित करता है, वहीं दूसरी ओर अपने आप को भी प्रभावित करता है, क्योंकि वो अपनी धारा को दिशा देता है, गति देता है। तो ऐसी अवस्था में जब विवेचन होता है तो निश्चित ही
उसका रूप उपयोगी ही होता है। तो रचना विशेष का क्या मूल्य है, उसके गुण दोष क्या है, ये इसके अंतर्गत आता है। और एक उक्ति भी प्रचलित है कि आलोचक अपना अपना राग अलापता है, अर्थात कि का उद्देश्य कृति की आलोचक का उद्देश्य कृति का मूल्यांकन करना होता है। वह अपनी ही बात रखता है। वस्तुतः यह बात आलोचना के महत्व को तथा उसकी सार्थकता को ही चुनौती देती है। और ये भी कहा जा सकता है कि आलोचक के मूल्यांकन का जो मूल्यांकित साहित्य है, उस साहित्यकार पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। बहुत कुछ साहित्यकार की शक्ति पर निर्भर होता है, और साथ ही इस बात का भी विशेष महत्व है कि साहित्यकार विकास की किस अवस्था में है। इस बात की अपेक्षा सदैव रहती है कि साहित्य की जो परवर्ती परंपरा है, उस समय के साहित्य के कुप्रभाव से उसको बचाया जा सके। इसी दृष्टि से मूल्यांकन का विशेष महत्व हो जाता है, और साहित्यकार विशेष का एक प्रकार का मूल्यांकन जो परवर्ती साहित्यकारों को निश्चय ही प्रभावित करता है। जैसे जैसे साहित्यकार का चिंतक रूप उभरता है, वैसे वैसे मूल्यांकन का प्रभाव भी बढ़ता जाता है। आज का जो साहित्यकार है, इस दृष्टि से बहुत ही सजग और जागरूक है, और यदि उसके प्रतिकूल भी मूल्यांकन होता है, वह उत्तर देने में सदैव तत्पर रहता है। तीसरा है आलोचना की विशेषता, आत्म अभिव्यक्ति। इस विशेषता का संबंध प्रभाववादी आलोचना से है, अर्थात जब हम किसी कृति को पढ़ते हैं या रचना को पढ़ते हैं, उसके पश्चात व्यक्ति पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है, वो जब उस प्रभाव को बताता है तो वही क्या कहलाता है, प्रभाववादी, अर्थात वो अपनी अभिव्यक्ति करता है। व्यक्ति कोई भी रचना पढ़ता है तो व्यक्तित्व और आस्था के अनुरूप ही उसकी प्रतिक्रिया होती है, और एक प्रतिक्रिया तो यह हो सकती है कि वो रचना के प्रत्येक तत्व की समीक्षा करे, और उसके शब्द, शिल्प, रूप, विचार, गांभीर्य आदि जो है सीमाओं का विश्लेषण करे। सामान्य पाठक और आलोचक में अंतर इस बात का है कि सामान्य पाठक अपनी प्रतिक्रिया को अपने तक ही सीमित रखता है या फिर व्यक्त नहीं करता है, जबकि एक आलोचक अपनी बात को सबके सम्मुख रखता है। और इसके विपरीत, यदि आलोचक की दृष्टि वस्तुमुखी न होकर आत्मसुखी हो, यदि वो रचना के विभिन्न तत्वों की समीक्षा न करके व्यक्तिगत प्रभाव को ही अपनी अभिव्यक्ति देता है, तो स्पष्ट है कि यह अभिव्यक्ति आत्म अभिव्यक्ति ही मानी जाएगी। आलोचक की जो आत्म अभिव्यक्ति है, उसमें दो तत्व मिलते हैं। हम ये देखते हैं कि एक रचनाकार के व्यक्तित्व का और दूसरा आलोचक के व्यक्तित्व का, दोनों का यहाँ पर मिलान होता है। अगला है सांस्कृतिक प्रगति। सांस्कृतिक प्रगति के अंतर्गत आलोचक जो व्याख्या या मूल्यांकन या आत्म अभिव्यक्ति करता है, उसकी सीमा कहाँ तक है? आज तक यही माना जाता रहा है कि उसकी सीमाएं मूलतः साहित्य तक ही है, इसलिए सांस्कृतिक प्रगति को आलोचना के प्रयोजन के रूप में स्वीकृति नहीं मिली है। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि मानव जीवन के समग्र रूप का व्यापक धर्म ही संस्कृति है। संस्कृति जीवन का लक्षण है, और साहित्य इस संस्कृति का ही एक अंग है। एक दृष्टि से वो संस्कृति का फल भी है, इसलिए संस्कृति से अलग होकर साहित्य की सत्ता को हम अधूरा मानते हैं। अतः साहित्य को संस्कृति से संबद्ध रूप से देखने की प्रक्रिया ही उचित प्रक्रिया है अथवा वैज्ञानिक प्रक्रिया है। आलोचना का यह भी एक कर्तव्य है कि वो इस बात का निर्णय करे कि विशिष्ट साहित्य धारा से सांस्कृतिक प्रगति में कहाँ तक सहायता मिलती है अथवा कहाँ तक बाधा उत्पन्न हुई है। साहित्य और आलोचना का संबंध। अब हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि साहित्य और आलोचना का आपसी संबंध क्या है। साहित्य और आलोचना में परस्पर बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। दोनों को हम एक सिक्के के दो पहलू भी कह सकते हैं।
आलोचना साहित्य के विरोधी नहीं है बल्कि साहित्य की पूरक है। आलोचना स्वयं में ही साहित्य की एक विधा है और यह सर्वमान्य तथ्य है कि पहले साहित्य की रचना हुई है और उसके पश्चात ही उस साहित्य पर आलोचना लिखी गई है। उदाहरण के लिए हम देखें तो आलोचकों की जो पहली पसंद है वह तुलसीदास रहे हैं। किन आलोचकों की? जिनको हिंदूवादी आलोचक माना गया है। और जो वामपंथी आलोचक हुए उनकी पहली पसंद संत कबीर रही। तो प्रश्न यह नहीं उठता है कि साहित्य के क्षेत्र में किसको हम क्या संज्ञा दें, किसको सूर्य कहें, किसको चंद्रमा कहें, कौन कवि है, कौन अकवि है, इसका निर्धारण आवश्यक नहीं है। व्यक्ति के व्यक्तित्व, उसके विवेचन और मूल्यांकन में उसके जो अंतर पक्ष है उसका अध्ययन किया जाता है। उसका बाह्य जो पक्ष है, उसका व्यक्तित्व, उसका रंग रूप इत्यादि उसके गुणों की विवेचना की जाती है। तभी हम किसी व्यक्ति के विषय में अच्छा बुरा कह सकते हैं। तो इस प्रकार किसी भी रचना के लिए जो साहित्यिक मानदंड है उन पर खरा उतरना आवश्यक हो जाता है, तभी उसे साहित्य की कोटि में हम रख सकते हैं। विषय चयन की दृष्टि से उसकी आलोचना होती रही है। रीतिकालीन साहित्य काव्य सौंदर्य की दृष्टि से बहुत ही श्रेष्ठ रहा है, लेकिन विषय चयन की बात करें हम तो उसकी दृष्टि से उसकी आलोचना होती रही है, क्योंकि वहां वर्ग विशेष की जो विलासिता पूर्ण रुचियां हैं उनको संतुष्ट किया जा रहा है। इसके विपरीत भक्तिकालीन साहित्य जो अनुभूति और अभिव्यक्ति या कहें कि विषय और शिल्प दोनों दृष्टियों से अन्य युगों के साहित्य की तुलना में बहुत ही श्रेष्ठ समझा गया है। संभवतः हो सकता है कि इसी कारणों से हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा गया। आधुनिक युग का साहित्य जो समसामयिक विषयों को विविध रूपों के माध्यम से अभिव्यक्त करने के कारण सामान्य पाठकों की भावनाओं को स्वर प्रदान करता है, इसलिए उसकी प्रासंगिकता बनी है। और जो विधागत है अर्थात जो विधाओं की विविधता है, उसी के कारण आधुनिक युगीन जो हिंदी साहित्य है वो आगे बढ़ता जा रहा है। साहित्य और समालोचना का साथ यदि हम कहें तो चोली दामन का साथ जैसा है। दोनों एक दूसरे का पूरक है, ना कि परस्पर विरोधी। अर्थात हम साहित्य और आलोचना के संबंध को एक दूसरे का पूरक ही मानते हैं, वे एक दूसरे के विरोधी नहीं है। और साहित्य की चाहे जो भी विधा हो, उपन्यास, निबंध, एकांकी इत्यादि, उसकी पहली शर्त या पहचान सृजन है, न कि विषय प्रतिपादन। अर्थात कोई भी रचना जिस किसी विधा से भी संबंध रखती है उसके प्रतिमानों पर खरी उतरती है या नहीं, यह देखना पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। इस प्रकार आज हमने आलोचना की विशेषताएं तथा साहित्य और आलोचना के संबंध के विषय में समझा।